हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री गायब रहते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जंगलों में आग लगी होती है तो वन मंत्री गायब, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग में जब जरूरत पड़ती है तो धन सिंह रावत का पता नहीं। चारधाम यात्रा शुरू होती है, धर्मस्व मंत्री गायब है। आपको हर मोर्चे पर कौन दिखाई देंगे? सीएम। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में एक सियासी बदलाव की आहट थी, चाहे वो मंत्रिमंडल में बदलाव हो या बीजेपी संगठन में कोई बदलाव हो। मकर संक्रांति के बाद कहा गया था कि कुछ बदलने वाला है, बदलता हुआ दिखाई देगा। पार्टी के अंदर के सूत्र भी बता रहे थे और सरकार में जिस तरीके से काफी लंबे वक्त से कैबिनेट के 5 पद खाली हैं, उन पदों को लेकर और कुछ नया घटनाक्रम होने की बात कही जा रही है। क्या उस घटनाक्रम के बेहद करीब अब प्रदेश है, ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा है कि चुनाव इसी साल अंत में हो जाएंगे? और अब तक का ये घटनाक्रम क्या मजबूरी बना बीजेपी या बीजेपी सरकार के लिए कि कुछ बदलाव करने ही पड़ेंगे वरना आगे मुश्किल हो जाएगी? ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज चर्चा के जरिए। मेरे साथ एक खास मेहमान, हमारे बड़े भाई कुलदीप राणा जी, स्वतंत्र पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है कुलदीप भाई आपका। थोड़ा समझाने और समझने की कोशिश इस बात को लेकर कि कितनी गंभीरता प्रदेश की सरकार को लेकर और आम जनता के प्रति है, बीजेपी की या सरकार की। मैं सीधे सवाल ये करना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, 5 पद भरे जाएंगे, कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत तेरे पत्रकार, बहुत तेरे विश्लेषक ये कहते कहते रह गए और लगभग ये पूरा टेन्योर पूरा हो गया सरकार का, लेकिन वो बदलाव कहीं ऐसा दिखा नहीं जिससे कि आम जन को कोई फायदा हो। क्या आपको लगता है कि चुनाव के कुछ महीने पहले ऐसा कुछ होगा या होने जा रहा है? आपको कोई जानकारी? देखिए, होने जा रहा है और इस मामले में भाजपा के भीतर ही कहना ऑथेंटिक रूप से मैं समझता हूँ कि चीजें थोड़ी सी अलग है, जल्दबाजी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है चीजों से, और एक नए तरीके का एस्टेब्लिशमेंट भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। वो चीजों को बहुत बारीकी से देखते परखते हैं पार्टी के राजनीतिक धरातल। हमने देखा कि अगर मैं सिर्फ उत्तराखंड के संदर्भ में मैं बात रखूंगा आपकी ये वाली, कि हमने देखा कि उत्तराखंड में जब भी भाजपा की प्रचंड बहुमत, मतलब बहुमत से ज्यादा भाजपा के पक्ष में जब सीटें आई हैं, तब भाजपा ने मंत्रिमंडल को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई जी। पूर्ण मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। और आप देखिए कि उत्तराखंड में चाहे 2002 का चुनाव हो, उसके बाद एल डी तिवारी जी की सरकार आई, 2007-8 के चुनाव के बाद जब जनरल खडूरी सीएम बने, निशंक सीएम बने, या फिर 13 में जब आपके विजय बहुगुणा सीएम हुए, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट रही, मिलीजुली सरकारें रही, और समर्थन से सरकारें होने के कारण इन लोगों ने अपने मंत्रिमंडल के कोरम को हमेशा पूरा रखा। लेकिन भाजपा के साथ ये समस्या नहीं थी, ठीक जी। और क्योंकि भाजपा के पास हमेशा एक्सेस सीटें रही, और उसने भाजपा को एक तरीके से एक पॉलिटिकल मैदान सा दे दिया, पूरा मैदान उनके कब्जे में आ गया। और उनके अंदर पार्टी के भीतर जो असंतोष अगर कहीं उभरता है तो उसको बैलेंस करने के लिए भी उनके सामने एक अवसर उनके सामने था कि भैया देखो, हमारे पास पद खाली हैं और जो विधायक जो है जितनी शालीनता से पार्टी को लेकर के काम करेगा, हम उसको लेकर के आगे उसके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि एक बार मैं देख रहा था एक राष्ट्रीय चैनल पे डिबेट के दौरान सचिव अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था कि भाई भाजपा में जिन चीजों को, जिन लोगों के नाम ज्यादा उभरते हैं, मीडिया में ज्यादा नाम चलते हैं, समझ लो कि उनका पत्ता कट गया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो एक नया एस्टेब्लिशमेंट भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में किया। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट की बात आती है, हालांकि हम अक्सर उत्तराखंड का नाम इसमें लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जहां जहां राज्यों में उसकी सरकारें थी, उन राज्यों में उसने वो राजनीतिक एक्सपेरिमेंट किया। अब सरकार को लेकर के जो बात आती है
एक सत्ता के खिलाफ एक रुझान होता है जिसको सत्ता विरोधी रुझान रुझान या हम अक्सर कहते हैं कि वही एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है सरकार के विरुद्ध। उत्तराखंड में भी अब चीजें उस तरीके की उभरने लगी हैं जनता के स्तर। उसके दो बड़े कारण हैं। तो पहला बड़ा कारण ये है कि प्रदेश में पिछले लगभग 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार है, ठीक है। और दोनों सरकारों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल के कोरम को पूरा नहीं किया, केंद्र कैबिनेट भी खाली रहा, ठीक है। उसके बाद जब तीरथ जी आए, क्योंकि वो चुनावी वर्ष था, तो तीरथ जी ने फिर अपना कैबिनेट पूरा किया और राज्य मंत्री भी जो थे उनको भी प्रमोट करे कैबिनेट मंत्री। उसके बाद पुष्कर धामी जी आए, पुष्कर धामी जी ने भी उसको पूरा किया, ठीक है। लेकिन वही देखिए आप कि अपने पिछले टेन्योर में जो अंतरिम कार्यकाल था उसमें उन्होंने पुष्कर धामी कैबिनेट को पूरा करते हैं, लेकिन जब नया कार्यकाल मिलता है और उनको 47 विधायकों के साथ उनको एक प्रचंड बहुमत मिलता है, तो यही मुख्यमंत्री का कैबिनेट जो है वो आधा अधूरा होता है। और इनका तो पिछले वाले त्रिवेंद्र रावत के कैबिनेट से भी काफी कम इसमें सीटें हैं जो कैबिनेट का कोरम है। तो हमें ये अंतर जो है ना, ये अंतर चीजों को स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिकोण है चुनाव को लेकर के और सत्ता विरोधी रुझान को कैसे डाइल्यूट करना है उसको लेकर के वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करती है, ठीक है। अभी आप देखिए कि उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो पुष्कर धामी के खिलाफ अगर हम कहें कि मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ अगर सत्ता विरोधी रुझान है तो वो रुझान जो है वो सिर्फ 4 साल का है, क्योंकि वो 4 साल से मुख्यमंत्री है, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो मंत्री हैं जिनमें धन सिंह रावत हैं, सुबोध उनियाल हैं, ये आपके सतपाल महाराज हैं, रेखार, ये तमाम लोग जो हैं पिछले 8-9 सालों से मंत्री हैं, ठीक है। तो जो रुझान है वो किसके खिलाफ ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब भाजपा जो है, हमेशा आपने देखा होगा, हम ये नहीं कह रहे कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भाजपा के पास सत्ता विरोधी रुझान को डाइल्यूट करने के कितने अवसर हैं। एक अवसर ये है कि वो सीधे नेतृत्व को परिवर्तित कर दे। दूसरा अवसर ये है कि वो टीम में फेरबदल कर दे, सारे नए चेहरे ले आए, ठीक है। तो जो रुझान जो होता है, आपकी जो नाराजगी है, आपकी नाराजगी माना 1 मंत्री से है, 2 मंत्री से है, 3 मंत्री से है, आपने वो चेहरे हटा दिए, आप उन चेहरों को लेकर के आ गए जिनकी जनता में पॉपुलरिटी ज्यादा है, जिनको लोग सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है, जो मीडिया में बोलते हैं, चीजों को विषय को रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विषयों को रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप ले आते हैं तो चीजें थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है। और मैंने ये देखा कि 2014 के बाद, 13-14 के बाद से, जब से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ तक ये कहें कि हम मोदी और अमित शाह का जो एरा भारतीय जनता पार्टी में आया करके, उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीतिक एक्सपेरिमेंट होने लगे और उन एक्सपेरिमेंट में उनको जो सफलता मिली उसने उनको प्रेरित भी किया इस दिशा में कि भैया ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये सफलता का प्रतिशत इसमें ज्यादा है, ठीक है। आप देखिए ना कि 2021 में गुजरात में क्या हुआ, 3 बजे तक विजय रूपाणी जी, स्वर्गीय विजय रूपाणी प्रधानमंत्री जी के साथ कार्यक्रम में थे, 5 बजे जाकर के इस्तीफा दे जाते हैं, पटेल साहब मुख्यमंत्री हो जाते हैं, ठीक है। आज की डेट में हम पत्रकारों को छोड़ दें तो जनता में कितने लोगों को मालूम है कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, ठीक, क्योंकि वो साइलेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब साइलेंट रह करके ही यहाँ चीजें आगे बढ़ सकती जी, ठीक। अब देखिए वो एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया, ठीक है। और जो रुझान बन भी रहा था मोदी के जाने के बाद जो चीजें हुई, उस रुझान को उन्होंने डाइल्यूट कर दिया। उत्तराखंड में भी आप देखिए, जनरल खंडूड़ी, फिर निशंक, फिर जनरल खंडूड़ी है जरूरी 2012 में हमने देखा, ठीक है। उसके बाद त्रिवेंद्र रावत, फिर तीरथ रावत, फिर पुष्कर धामी, ठीक है। तो इन चीजों को देखते हैं तो मुझे इन चीजों को लेकर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि भविष्य में या आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी कोई इस तरह की स्थितियां बनती हैं, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सेट पॉलिटिकल पैटर्न में जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें जो लाभ का परसेंटेज है, उसको देखते हुए ये चीजें उस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है। और यही चीजें हैं जो उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति में एक उथल पुथल का माहौल, अब तो जनता भी इस एक्सपेरिमेंट को स्वीकार कर चुकी है। ऐसा मैं उत्तराखंड के पिछले 10 साल के पॉलिटिकल सिस्टम को और जनता के रुझानों को देख करके कह सकता हूँ जी।
अभी जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं जगमोहन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आपका स्वागत करता हूं। चर्चा के बीच में राजेंद्र बीज जी से टिप्पणी लेना जरूरी हो जाता है। विश्लेषण किस हिसाब से उत्तराखंड की सियासत का आज करना जरूरी हो गया, बीज जी थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि हमने देखा हम साल भर ये पूछते रह गए कि मंत्रिमंडल विस्तार, वो 5 सीटें कब भरी जाएंगी। कुछ खबरें ऐसी आई कि होली बाद, दिवाली बाद, इसके बाद, उसके बाद, लेकिन वो नहीं हुआ। इधर इस बीच कुछ खबरें आए कि बीजेपी संगठन तक में बदलाव हो जाएगा, कैबिनेट में कुछ लोगों की छुट्टी होने वाली है, नाम उसमें अपने धन सिंह रावत जी का भी चला और अभी भी चल रहा है कि उनको केंद्र में संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की फिराक में बीजेपी है और इसलिए वहां पर चीजें होंगी। अभी बात चल रही थी, बीजे आपने सुना होगा कि आप अगर धामी जी को छोड़ दें तो पूरी कैबिनेट जो है उसमें 4-5 ऐसे लोग जो पूरे 10 सालों से आप कहेंगे कि वो कैबिनेट का हिस्सा है, वो मंत्री है, उनके कामकाज पर बात होनी चाहिए, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। और लोग कतार में खड़े हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिल पा रही है, शायद वो बेहतर कर पाए या दबाव बना पाए इन पर बेहतर होने का। क्या मजबूरी है ऐसी की बीजेपी के पास कि प्रचंड बहुमत के बाद भी तमाम फैसले नहीं हो रहे प्रदेश हित में ध्यान में रखते हुए, या इसी से काम चल जाएगा? क्या लगता है? नहीं पंकज जी, उत्तराखंड की अगर आप राजनीति देखें और राजनीति में अगर आप पूरा जिसे कहते हैं मैक्रो व्यू अगर आप देखें तो उत्तराखंड में बीजेपी के पास पूरी सत्ता है और पूरे उसके उनके जो है नंबर जो है एक प्रचंड बहुमत का नंबर है। तो प्रचंड बहुमत का जब किसी के पास नंबर आता है, किसी भी लीडरशिप के पास आता है, तो उनके पास मनमानी करने का एक हक हो जाता है, उनके पास एक डायरेक्टिव आ जाता है कि वो जो है अपने हिसाब से जो है चलाएं सरकार को, और वो चला रहे हैं। पहली चीज, जहां तक संगठन की बात देखो, संगठन में भी अगर आप ये देखें कि संगठन उन्होंने बहुत अच्छा रखा है और संगठन के बावजूद जब हमारे जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको राज्यसभा भी भेज दिया, तो ऐसे नाम आ जाते हैं। एक कल्पना सैनी का नाम जो है रुड़की से आया और उनको भी उठा के राज्यसभा में भेज दिया, जबकि उनके अगर कंपैरिजन करें तो बहुत सारे ऐसे नेता थे कि जो ज्यादा जो है हकदार थे राज्यसभा में जाने के। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि मतलब जो उत्तराखंड में अगर आप ये देखें या बीजेपी का आप देखें, बीजेपी जो प्रयोग करती है, जो वो सोचती है, आप ये समझ लो हम लोग जो जनता, एक आम जनता को वो बिल्कुल अलग तरह से जो है एक पर्सपेक्टिव देते हैं, जिस वजह से जो है जनता को जो है मजबूर हो जाना पड़ता है कि भाई जो बीजेपी कर रही है वो सही कर रही है, और हर बार ऐसा हो रहा है। उत्तराखंड के जो है विडंबना दूसरी है, उत्तराखंड में विपक्ष नहीं था, विपक्ष का संगठन नहीं था, कांग्रेस जो है बहुत कमजोर पार्टी थी, और जितने भी मतलब अगर आप ये समझ लीजिए जो इससे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के महाराज साहब तो अपना जो है वो ही नहीं बना पाए, संगठन ही नहीं बना पाए, जो पुराना संगठन है वही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें तो कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि अगर आप वोट प्रतिशत देखें तो कांग्रेस का अच्छा खासा उत्तराखंड में वोट प्रतिशत है, 30% से ऊपर का वोट परसेंट है ना। तो बट हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर बीजेपी का 39-40% वोट परसेंटेज है तो 9% से फर्क नहीं पड़ता, इवन 1-2-3% से भी फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत होने के बावजूद भी कांग्रेस कहीं ना कहीं उनको सीटों में नहीं कन्वर्ट कर पाती। तो इसका सबसे जो दामोदार है वो भाई साहब जो आपके मतलब जो आगे संगठन में लोग बैठे हुए हैं या जो नेता हैं, और अल्टीमेटली जब वोट देने लोग जाते हैं, लोग जो फ्लोटर वोट होता है वो ये समझने लगते हैं यार कांग्रेस को देंगे तो और बुरा हाल हो जाएगा, इससे बढ़िया है कि बीजेपी को दो, कम से कम मोदी जी तो हैं, मोदी जी कुछ ना कुछ तो भला करेंगे। ये एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप ये देखें कि जिस तरह से बीजेपी अपने कार्यक्रम हर बार एक नया जो है कार्यक्रम लेके चले आते हैं। अब आप ये देखो जो मनरेगा 2 है, जो वीवी राम वाला है, इसमें सर क्या है, अगर आप एक्चुअली देखें इसके पीछे की जो रणनीति देखें कि मनरेगा जो महात्मा गांधी के नाम पे था उनको हटा के उन्होंने राम जी के नाम पे इसको लाया। भले अगर आप उसका एब्रिविएट करें उसको तो वो अलग है, ग्रामीण योजना है, वो इस रोजगार योजना है, बट किसी तरह राम के नाम से जोड़ दिया। तो इसकी जो सोच है ये कहीं ना कहीं जो लोग वोटर्स हैं, जो नीचे वाले वोटर्स हैं, जो मतलब बेरोजगार हैं, जो मनरेगा के कर्मचारी हैं, वो ये कहेंगे साहब नहीं ग्रामीण में कि पहले 100 दिन मिलते तो अब 125 दिन। अगर आप उसका पंच लाइन देंगे तो ये जो बात है ना, ये एक टाइप से एडवर्टाइजिंग है। ये जो स्ट्रैटेजिकली जो आप प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज को, वो वोट में कन्वर्ट करना जानती है बीजेपी। तो इसका ये बात है। जहां तक आप ये बात करते हैं कि सब अभी तक क्योंकि बीजेपी का
प्रचंड बहुमत है, तो उन्होंने अपने हिसाब से कैबिनेट को कम रखा है। और क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि बहुत सारे छत्रप ऐसे हैं जो अंदर से मतलब जरूर एंटी हैं विद इन, मतलब बीजेपी पार्टी में बहुत सारा जो है, ऐसा नहीं है कि सब सामान्य है, बहुत कुछ असामान्य है, लेकिन वो कह नहीं पाते, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते। और कहीं पे भी अगर मतलब कहीं अगर आप देखो कि संगठन में ऊपर, मैं सेंटर की बात कर रहा हूं, उनको अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ होता है कि खटका लगता है कि ये पर्सन जो है कुछ ज्यादा जो है हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको, उनको पता है कि इसका जो है रिप्रिकॉशन कितना होगा। तो इस वजह से कोई भी जो बड़ा नेता है, जो चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता। तो ये सारी बातें, बट इसके अलावा अगर आप ये देखिए पिछले 4-5 साल का जो मतलब कार्यकाल है धामी साहब का, आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है फॉलो करते हैं, उनकी स्टाइल को फॉलो करते हैं। स्टाइलिंग जो है प्रधानमंत्री मोदी की स्टाइलिंग, क्या स्टाइलिंग है, जहां जाना, कहीं जो है इनॉग्रेशन होना तो धामी जी, कहीं जो है सड़क बना रहे तो धामी जी, कहीं जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा तो धामी जी, कहीं जो है वो दौड़ रहे तो धामी जी। आपको देख रहे धामी जी साइकिल भी चला रहे हैं, धामी जी माउंटेनिंग भी कर रहे हैं, धामी जी बेचारे जो है उसमें भी जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भी जा रहे हैं, लोगों के जो है गले भी मिल रहे, आप जो है कहीं चाय भी पी रहे। तो आप ये समझ लो, ये जो जिस तरह का उनका एक पैकेजिंग है, वो उनको जो है डिट्टो फॉलो करते हैं। और वो अगर आप ये देखिए कि भाई मंत्री हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई कैबिनेट मंत्री जो है कोई इनॉग्रेट कर रहा होगा, गिने कभी साल में इक्के दुक्के कार्यक्रम होते हैं। तो इसका क्या मतलब है भाई, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो निभाए, मंत्री तो निभाए, मंत्री की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो सारा जो मामला है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी अपने हिसाब से चलाती है। बट मुझे जो लगता है, जो आने वाला जो चुनाव है अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो होगा। तो जैसे अभी कुलदीप जी ने बताया कि साहब जो एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन उसको जो है किसी तरह से उसको पॉजिटिव वे से आगे करना है, बीजेपी जानती है। और बीजेपी आप समझ लो जो मनरेगा और जो जितने भी, हम तो देखते रह गए कि भैया कुछ बदलाव होगा, कुछ बदलेगा, कुछ नई चीजें आएंगी। तो नई चीजें आने से भी नई उम्मीदें बनती है ना अभी जी। अब नई चीजें हुई नहीं, कैबिनेट में सारे मंत्री 10 साल हो गए उनको करते करते, वही नाम वही चीजें। चलिए आएंगे, बात करेंगे। जगमोहन जी से पूछते हैं कि समाज और लोग क्या सोच रहे हैं इस बाबत। जगमोहन जी, क्या नैरेटिव बन रहा है जनता के बीच में? पिछले कुछ मामलों को उठाकर देखे तो किरकिरी से कम और कुछ दिखा नहीं बीजेपी के लिए। चाहे अंकिता वाला मामला हो, चाहे रेखा आर्या के पति का बयान हो, चाहे वो अभी काशीपुर में किसान की हत्या वाला मामला हो, हरिद्वार में बीच रोड में गोली चलने वाला मामला हो, तमाम जगहों पर बस डिफेंसिव मोड में बस्ती बचाती दिखी बीजेपी। लेकिन कुछ बदलाव होते तो हम बदलता प्रदेश को भी देखते। क्या कहेंगे आप वरिष्ठ भी हैं, आप अनुभव भी रखते हैं, थोड़ा बताइएगा विस्तार से। देखिए, अगर संगठन की बात करें तो बीजेपी का संगठन कांग्रेस से बहुत मजबूत है। आधा संगठन के लोग तो उन्होंने अपने खेमे में ले लिए, जो कांग्रेस के वरिष्ठ संगठन के लोग थे, उनका संगठन में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन कुछ परिस्थितियां अभी 2-3 साल में ऐसी हुई हैं, 2-3 महीने में, 2-3 महीने तक तो ये लोग मान के चल रहे थे कि बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी। लेकिन अंकिता कांड या और जो आपने 2-4 नाम गिनाए, जो कांड हुए हैं यहाँ पे, विशेषकर अंकिता कांड के बाद जब उर्मिला सनवर्कर और राठौर का वीडियो सामने आया, तब पूरी की पूरी चेन बदल गई, सारा खेल ही बिगड़ गया। खेल इसलिए बिगड़ गए कि लोग जनभावनाएं, जो आप याद करिए निर्भया कांड के लिए 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, आज 10 साल बाद 22 में उत्तराखंड में हुआ था, और उसमें एक राष्ट्रीय दल का उदय हुआ, और राष्ट्रीय दल ने बीजेपी पे पूरे के पूरा सफाया कर दिया, पंजाब में अपनी सरकार बना दिया आम आदमी पार्टी ने। अब आप देखिए उस जो आंदोलन का आज कुछ अंश उत्तराखंड में दिखाई दे रहे हैं, जन भावनाएं वैसी ही दिखाई दे रही हैं जैसे दिल्ली में निर्भया कांड में दिखाई दी थी जी। और उसका असर अगर आप कहें कि हाँ, मैं कहूंगा कि बीजेपी को नुकसान तो होगा, लेकिन बीजेपी के लोग ये सोच रहे हैं कि जो उनका वोट बैंक शेयर होगा, जो खिसकेगा, वो अगर यूकेडी में जाता है तो वो फिर एट पार आ जाएंगे। लेकिन वो अगर कांग्रेस की तरफ चला गया तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार टक्कर देने की स्थिति में आएगी। और कांग्रेस अगर जिस प्रकार उनका पूर्व में अनुभव रहा है, उनके आपस के नेता जिस प्रकार में आपस में गुटबाजी में व्यस्त रहे हैं
एक दूसरे के खिलाफ बड़े बड़े नेता देखिए आप छोड़ के चले गए, उसका कारण कुछ तो है ना, गुट उनका जो संगठन में कुछ ना कुछ कमियां तो हैं। अगर वो कमियों पे लगता तो है भारी, अगर बाहर से देखें तो आज सब नेता अपने अपने फील्ड में लगे हुए हैं। इवन हरीश रावत जी इतने वरिष्ठ हो गए, वो भी थाने में जाके बैठ जाते हैं। तो लगता तो है, लेकिन अगर ये साथ रहे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में रहेंगे। बीजेपी 5 साल से देखिए 5 मंत्री के पद लगातार खाली है। अगर ये मंत्री के पद खाली ना रहते तो उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाती। जैसे मेरे साथी ने अभी कहा कि अपना अपना दायित्व होता है, एक ही दायित्व एक आदमी नहीं निभा सकता। धामी जी के ऊपर सारी आप जिम्मेदारी छोड़ दीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी। और मैं समझता हूं कांग्रेस के पास इस प्रकार का मौका है, और चुनाव आने वाले हैं, चुनाव इसी साल होने वाले हैं, और इसी चुनाव में सभी दल उठ के आ रहे हैं। लेकिन यूकेडी के अंदर ये कमी है कि उनका जो पिछला अनुभव हो रहा है जनता के प्रति वो बहुत कटु है। वो सोचते हैं कि अगर हमने इनको जिताया तो ये फिर कांग्रेस या बीजेपी में चले जाएंगे। तो अब देखते हैं जनता का आगे जो सिनेरियो जो चेंज हो रहा है वो क्या प्रभाव पड़ता है उसका। जी कुलदीप भाई, एक सवाल बार बार आया, जो दबाव वाली बात की अभी जगमोहन जी ने, ये दबाव हमने महसूस किया है। मुझे लगता है प्रदेश की जनता भी कई मर्तबा कई जगहों पर दबाव महसूस करती है। हमने कहा धन सिंह रावत के काम को लेकर सवाल उठते हैं, इससे पहले भी हमारी चर्चा होती रही है। भैया उनके पास लोड ज्यादा है, मुख्यमंत्री के पास तमाम विभाग उन्होंने अपने हाथ में रखे। अब जब ये चीजें दिख रही होंगी तो उन चीजों को कम करने की जिम्मेदारी ना जगमोहन जी की है, ना बीज जी की है, ना राणा जी की है, ना मेरी है। इसको कैसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि ताकि लोगों को परेशानी ना हो, तमाम समाधान भी हो, और किसी के खिलाफ भी, जैसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी वाला जो माहौल बनता है वो ना बने। सारे मंत्री तो सवालों के घेरे में है, जहां तक मुझे लगता है, अपने काम को लेकर, छवि को लेकर। क्या मैं मतलब ये कह सकता हूं कि ये सवाल उठने चाहिए? कौन से मंत्रालय पर भी आज सवाल नहीं उठ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने पंकज बिल्कुल सही कहा कि वास्तव में कौन सा मंत्री है जिसके ऊपर सवाल नहीं। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री गायब रहते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं उत्तराखंड में, जंगलों में आग लगी होती है तो वन मंत्री गायब होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में जब जरूरत पड़ती है तो धन सिंह रावत जी का पता नहीं होता है। चारधाम यात्रा शुरू होती है, धर्मस्व मंत्री गायब है। आपको हर मोर्चे पर कौन दिखाई देंगे? सीएम पुष्कर। दरअसल ये जो बीजेपी की का जो पॉलिटिकल माइक्रो मैनेजमेंट है, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा। मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने ये जो अभी बात निकल करके आई, विष्णु जी भी ये कह रहे थे, मैं उनकी बात नहीं, थोड़ा उसमें अपनी बात को जोड़ूंगा कि सीएम जो है वो पीएम को फॉलो कर रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि बीजेपी के अंदर एक स्ट्रेटेजी ये भी इस तरह की बनती हुई दिख रही है कि जिसमें सिर्फ एक फेस टारगेट पे होगा। ठीक है, आपने मंत्रियों को साइड कर दिया, मुख्यमंत्री अच्छा काम होगा तो मुख्यमंत्री, और अगर चीजें सवाल उठेंगे तो मुख्यमंत्री। ठीक है, तो जनता की नजर में कौन है? सीएम है। प्रसन्नता है तो सीएम के पक्ष में है, और अगर नाराजगी है तो सीएम को लेकर के है। ठीक, कल के दिन जब आपको सत्ता को लेकर के जब आप अपने देखोगे कि भाई क्या परसेप्शन है जनता में, तो जो नाराजगी है वो देखें, बीजेपी अक्सर ये देखती है कि नाराजगी किसके प्रति है, नेतृत्व के प्रति है या पार्टी के प्रति है। और अगर नेतृत्व के प्रति है तो नेतृत्व को हटा दो, एक नया चेहरा ले आओ। तो जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो मैंने पहले कहा था, आप उसको क्या कर रहे हो? शिफ्ट कर देते हो, वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, यही चीज मंत्रियों को लेकर के भी है कि भाई आज आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सारे भाई फीते काटने तो धामी जी पहुंच रहे हैं हर जगह जो है आगे जंगलों में आग लगी है, धामी जी पहुंचे। तो उसका कारण ही यही है कि वो एक रणनीति है। आपने देखा होगा कि पिछले चुनावों में कई बार प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि आप सिर्फ मुझे देखो और कमल के निशान को देखो। ठीक, तो आपने किसी को नहीं देखना है। तो दरअसल क्या है, ये बीजेपी की उस माइक्रो मैनेजमेंट पॉलिसी का जो हिस्सा है, जो रणनीति है उनकी, ये उसका एक पार्ट है और इसमें उनको सफलता मिल रही है। ठीक है, आप देखिए, अब दूसरा क्या है, अभी ये वोट परसेंटेज वाली बात आई, बिल्कुल सही बात है।
उत्तराखंड में वोट परसेंटेज को लेकर के आपने देखी होगी 2013 तक बीजेपी और कांग्रेस को उत्तराखंड में लगभग समान वोट पड़े। 2013 में 33 दशमलव कुछ परसेंटेज बीजेपी के पास था और 0.012 परसेंटेज कांग्रेस के पास था। कांग्रेस की एक सीट ज्यादा थी, 32 कांग्रेस के पास थी, 31 भाजपा के पास थी। कांग्रेस सरकार बना ली, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए 2017 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो 13 से सीधा 46 हो गया। बीजेपी को 46% वोट पड़ते हैं और 70 में से 57 सीटें बीजेपी के पक्ष में आती है, यानी कि 13% का जो अंतर आया और यहाँ 31 से आप कहां पहुंचे 57, यानी कि 13% वोट बढ़ने से आपकी दुगनी सीटें हो गई, 26 सीटें आपकी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम 2022-23 के इलेक्शन को देखते हैं तो 22-23 के इलेक्शन में बीजेपी को 3% सीटों का नुकसान होता है, वोटों का, ठीक है। 3% वोटों का नुकसान हुआ है। बीजेपी को इस समय 43% के करीब वोट पड़े हैं कुछ, ठीक, लगभग 43 के करीब वोट पड़े हैं। कांग्रेस को ये ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी से वोट शिफ्ट हो गए, कांग्रेस के पक्ष में चला गया। कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ वोटों का, ठीक है। लेकिन बीजेपी को 3% के नुकसान से कितनी सीटों को नुकसान हो गया? 57 से 47, 10 सीटों का नुकसान हुआ है, ठीक है। और यहाँ 2-3% वोट बढ़ा है कांग्रेस का, और उससे उसको फायदा कितना हुआ कि आप 11 से 19 पर आ गए, ठीक। तो ये जो थोड़ा जो अंतर है मत प्रतिशत का, ये आगे चल करके पॉलिटिक्स में क्या खेल खेल रहा है, ये अंतर इस समय दिखाई दे रहा है। बीजेपी के जो आत्मविश्वास है उसके पीछे भी ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि उनको मालूम है कि 4-3% का अंतर हुआ, हम तो फिर भी % बहुमत में आ गए। इस बार भी अगर 3-4% इधर उधर हो जाएगा तो 36 तो आ ही जाएंगे। ये उनके आत्मविश्वास का भी एक बड़ा कारण है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज उनकी यही है कि अगर चेहरे बदलने से अगर जन भावनाएं बदल जाती हैं तो वो उसमें भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनके पास महत्वपूर्ण पुष्कर धामी का होना या धन सिंह रावत का होना या सतपाल महाराज का होना नहीं है। अब उनके लिए महत्वपूर्ण है कि 2027 में भाजपा का उत्तराखंड की सत्ता पर पहुंचना, ठीक। तो यहाँ व्यक्ति को हटा करके अगर सत्ता पाई जा सकती है, ठीक है, तो ये कुर्बानी से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक बड़ा उनके बीच में ये देखने को मिलता है जी। और चूंकि कांग्रेस और भाजपा में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में तो सबसे अच्छी बात क्या है कि वहां सरपुटावल जो है वो सड़कों पर है, तो हम देख लेते हैं तो हम बात कह देते हैं, ठीक है, और वो लोग इस बात को स्वीकारते भी। लेकिन भाजपा के भीतर जो सरपुटावल है वो मोदी शाह के अनुशासन के डंडे में वो बाहर नहीं आ पाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर सतह पर हलचल नहीं है तो नीचे उबाल नहीं होगा, ठीक है ना। हमने त्रिवेंद्र रावत के भाषण भी देखे हैं, कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस को लेकर के हमने अनिल बलूनी की बात भी सुनी है। अभी पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि उधम सिंह नगर गदरपुर विधायक जो है पांडे जी, वो भी आग उगल रहे हैं, है ना। उससे पहले चौफाल जी ने जो कहा, ठीक। तो ये तमाम सारी चीजें बता रही हैं कि पार्टी के भीतर क्या स्थितियां हैं। जी, ठीक, ठीक है, ये कारण है। तस्वीर तो आपने बता दी, मैं सामाजिक तस्वीर को जानना चाहूंगा और जनता के फायदे नुकसान को देखें बीजी। तो फिर इन तमाम प्रतिशत में जो हम गुणा भाग जोड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के वोटों का और सरकार बनाने को लेकर, प्रदेश की जनता के लिए क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या ये जो सवाल जिसकी शुरुआत काफी समय पहले, सालों पहले हो गई कि काम भैया काम को लेकर, जन सुनवाई को लेकर, समस्याओं को लेकर, अभी कहा ना कुलदीप भाई ने, मैंने तो थोड़ी बात कही, उन्होंने ज्यादा कह दी। भैया आग बुझाने में, अगर आग बुझाने और गुलदार के आतंक से निपटने के लिए वन विभाग कर्मी काम नहीं कर पाएंगे तो किसको बताएंगे? वन मंत्री को ही खोजा जाएगा, लेकिन वो ढूंढे से नहीं मिले। स्कूलों की व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल करें तो हम रावत जी नहीं मिले। अब हर कोई धन सिंह, हर कोई मुख्यमंत्री तक तो पहुंच रखता नहीं है, इसलिए तो मंत्री बनाए जाते हैं ना। जनता पर कितना असर पड़ रहा है इन तमाम चीजों का, या नहीं पड़ता है? वोट डालने जनता जाती है तो कमल का ही बटन दबता है। ताना बाना देखें, देखिए एक तो ये है कि क्या बीजेपी का मतलब वर्किंग स्टाइल है,
और किस तरह से वो काम करती है वो अलग चीज है, और एक्चुअल में काम जो होना चाहिए वो उसमें अंतर है। पहली चीज आप ये देखो कि वोट की जहां तक हम बात करते हैं, बीजेपी का जो सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो महिलाएं हैं, ठीक है सर, और उत्तराखंड में ही है। अगर आप पिछले 2 चुनाव का देखेंगे, महिलाओं का प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो जो बड़ा है, जो वोट परसेंट महिलाओं को बढ़ा है, तो फायदा बीजेपी को होता है, ठीक है। फिर बीजेपी के कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो बीजेपी से अलग बिल्कुल नहीं होते, उनका वोट तो पड़ता ही पड़ता है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से प्लस में रहती है, ये बात है। रही बात यहां तक आपने बोला कि कार्यक्रम जितने हो रहे हैं, क्या होता है, किस तरह से होता है, देखिए अगर आप ये देखें आज के समय में बीजेपी के पिछले 7-8 सालों के जो ये कार्यकाल में अगर ब्यूरोक्रेसी, और मैं कहता हूं उत्तराखंड के कर्मचारी जितना जो है मतलब बेलगाम हो गए हैं, इतना कभी नहीं था। और उसके वजह से क्या इफेक्ट आता है आप ये देख लो, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, मतलब एक जो है राजपुर रोड की घटना आपको सब पता है, अभी जो है उधम सिंह नगर की घटना आपको पता है, मतलब इस तरह की जो घटनाएं होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होता। डीजीपी जो बताना करना चाहिए, जो सख्त एक्शन लेना चाहिए, वो करते नहीं, तो कैसे होगा सर। आप ये समझ लो कि बाहर के लोग पूरे उत्तराखंड में इतने आ गए हैं कि उन्होंने यहां पे जो माहौल बना दिया है कि आज के समय में जो उत्तराखंड वाले जो लोग हैं वो तो गायब ही हो गए। तो इसका ये क्यों हुआ, ये सिर्फ इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं जो यहां के लोग हैं वो वीक पड़ते गए, और कहीं ना कहीं जो गठजोड़, मतलब ब्यूरोक्रेसी, नेताओं का गठजोड़, बाहर के माफियाओं का गठजोड़, पैसे वाले लोगों का। आज आप ये देखो कि जितने भी बार हैं, जितने भी नाइट क्लब है देहरादून में, सब देहरादून वालों के नहीं, सब बाहर वालों के। तो कैसे हो गया। तो सर मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हम कहते हैं कि हमारी, देखो मैं इकोनॉमी भी वैसे देखता हूं, मैं ये देखता हूं हमारी जीएसडीपी बढ़ी है, लेकिन जीएसडीपी का जो इफेक्ट है ना वो यहां के लोकल लोगों के अगेंस्ट है। जीएसडीपी बढ़ी है तो आपको ये समझना पड़ेगा। आपने ये भी देखा उसमें क्या भी मैदान, पहाड़, शहर, गांव किसकी कितनी बड़ी है आर्थिक स्थिति, या जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। सर देखिए मैं आपको बताऊं, कहीं पे भी अगर आप ये देख लो, आज समझ देखो जो बड़े बड़े मतलब जो भी मतलब सब मैं कहता हूं बिल्डर्स हैं, सबसे बड़ा जो काम है उत्तराखंड में वो आज के समय में रियल एस्टेट का काम है। रियल एस्टेट में अगर आप देखेंगे 80 to 90% बाहर के लोगों का है, यहाँ के लोग नहीं। यहाँ के लोग होंगे 5, 10, 15, 20% की हिस्सेदारी होगी, लेकिन जो उसके ऊपर जो मेन मतलब डोमिनेंस है वो बाहर के लोगों का, वो दिल्ली के लोगों का, हरियाणा के लोगों का, इलाहाबाद के तक लोगों का है जो यहाँ पे बना रहे हैं, और उनका नहीं। उनका कैसे हो गया, तो कहीं ना कहीं वो सत्ता के साथ कहीं में वो है, एक गठजोड़ है, और उसके हिसाब से आप समझ लो सारा वीक। आप ये समझ लो रात को जबकि 11 बजे के बाद जो है नाइट क्लब में शराब नहीं परोसी जाने के ऑर्डर्स हैं, 3-3, 4-4 बजे तक राजपुर रोड पे खुले रहते हैं, और हर बार इतना हंगामा होता है, कोई एक्शन नहीं है। तो मेरे कहने में मतलब ये कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी से मजे में है, नेता भी सब लोग मजे में है, सरकार ये है कि किसी तरह से चल रही, इसके अलावा कुछ नहीं है। और लोग वोट देना, लोग अगेंस्ट वोट करना चाहते हैं बीजेपी के अगेंस्ट, लेकिन उनके पास कोई मतलब अल्टरनेटिव नहीं है। जम्मू जी, इस कमेंट पर क्या आपकी राय रहेगी, जो राजेंद्र जी ने कहा, कुलदीप भाई ने जो वोट परसेंटेज का जिक्र किया, और जनता के पास क्या कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं, या दूसरा ऑप्शन है नहीं कि वो जब वोट देने जाते हैं बाहर का माहौल कैसा ही हो, अंदर जाके बटन एक ही दबता है, क्या इससे तस्वीर बदलेगी? किसी ने मुझे कहा था कि रोटी पलटाओगे नहीं तो जल जाएगी, फिर खाओगे क्या? भावना, ये बात आ रही है, भावना ये बात पहाड़ के लोगों और बाहर के लोगों को जिस प्रकार काम या कब्जा दिया जा रहा है, लोग बाहर के लोग, आप पलटन बिहार देख लीजिए देहरादून का, यहाँ सब लोग स्थानीय व्यापारी थे। आज अगर आप चले जाएं तो 90% दूसरे समुदाय के लोग कार्य कर रहे हैं। पहाड़ जैसे ठेकेदार का, यहाँ गुजरात के ठेकेदार की बात करिए आप और तो छोड़िए, गुजरात के ठेकेदार यहाँ बड़े बड़े काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है, किसके इशारे पे कर रहा है, सब जानते हैं ना। ये भावनाएं तो पनप रही हैं कि भाई गुजरात का, बिहार का, राजस्थान का जो ठेकेदार है हर फील्ड पे, केवल रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा है,
सड़कों के ठेके और तमाम इतने बड़े बड़े ठेके हो रहे हैं, ये सब बाहर के लोग आ रहे हैं और बाहर के लोगों को बसाने में जो बस रहे हैं। बीजेपी कहती तो है कि हमारा ये रेशियो बदल गया, ये हो गया, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है ना, सरकार रोकने का काम बीजेपी का है। अगर बाहर के लोग हैं, सत्यापन करना बीजेपी के सरकार का काम है। इतने अपराध हो रहे हैं, अपराधों को रोकने का कोई, कभी साथी ने कहा हॉस्पिटल, किसी भी फील्ड में किसी भी मंत्री के काम में देख लीजिए, लेकिन फिर भी बीजेपी ऐसा चुनाव के समय ऐसे कुछ कर देती है, जैसे बिहार में 10,000 रुपये सबको खाते में डाल दिए, बीजेपी सरकार जीत गई। महाराष्ट्र में 15,000 लाडली बहन के नाम से फलाना पैसे डाल दिए। जनता क्षणिक लाभ के लिए अपना सब कुछ भूल जाती है। 10,000 रुपए तो बिहार के लोगों के लिए बहुत कुछ है, उनके लिए हमारा 1 लाख उनका 10,000 बराबर है, उनके लिए 10,000। तो भैया हो सकता है चुनाव के समय बीजेपी उत्तराखंड में ही ऐसा कोई खेल खेल ले, तो निश्चित रूप से फिर जब ऐसा खेल खेला जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार उनकी बननी तय है। फिर तो चलिए इंतजार करेंगे थोड़ा सा। मैं जानना चाह रहा था क्या मूड है, फिर बातचीत होती रहेगी इस पर, काम को लेकर भी, आगे सियासी माहौल को लेकर भी, बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी। मैं देख रहा हूं सारे लोग जा चुके हैं, बल वो अपने अपने रण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आजकल देहरादून में काम है, कुलदीप भाई ज्यादा जानते होंगे, मिल ही नहीं रहे हैं। एक तो ये नहीं मिल रहे, बीजेपी वाले तो वैसे ही नहीं मिल रहे, उनको वो ना चर्चा में बैठ रहे हैं, ना सवालों के जवाब दे रहे हैं। पता नहीं कौन सा वो मंत्र फूक दिया, कौन सा चावल डाल दिए, कोई कुछ नहीं कर रहा, सुन्न हो गए वाला कुछ क्या। पहले बीच में आ रहे थे बयान, अब तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि जनता के बीच में जाए तो उनके सवालों के बेहतर तरीके से जवाब दे पाए, ये लोग हमारे जवाब दें या न दें। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो दगड़ियों, इंतजार इस बात का कि बात चली तो कुछ और कहीं कहीं जाकर कुछ और हो गई कि मसला तो अपने पहाड़ का ही, अपने उत्तराखंड का ही है। चाहे वो नेताओं के काम को लेकर हो, पार्टियों की रणनीति को लेकर हो, कांग्रेस बीजेपी की मजबूती को लेकर हो, या जनता के वोट को लेकर हो। वैसे मसला ये था कि बीजेपी के अंदर जो चल रहा है वो क्या बाहर निकल कर आएगा, क्योंकि उड़ती उड़ती खबर ये आई थी दगड़ियों, जो मेरे पास पहुंची, जो मैं जानना चाह रहा था कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। एक खबर ये थी। दूसरी खबर ये थी कि मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, और इस ये कहा गया 100% होगा, क्योंकि धन सिंह रावत जैसे नेता जो हैं, जो मंत्री हैं, वो काम को लेकर नहीं उनको हटाया जाएगा, उनको केंद्रीय संगठन में कोई भूमिका दी जा रही है। जब भूमिका केंद्रीय संगठन में होगी तो जाहिर सी बात है वो पद खाली होगा, फिर से एक पद और तो खाली कर नहीं सकते, पहले से 5 पद खाली है। तो इसलिए कुछ रीशफलिंग जरूर होगी आने वाले वक्त में, ये कहा जा रहा है। जानना मैं ये चाह रहा था, लेकिन यहाँ काम को लेकर और उसके बाद वोट और रणनीति को लेकर बातचीत हुई, हालांकि अपने प्रदेश के हित की बात है। आप सुनिएगा, कैसी लगी चर्चा बताइएगा। कोई सवाल हो तो आप सवाल भी कमेंट के जरिए कर सकते हैं और जवाब मांग सकते हैं उन लोगों से जहां तक ये चर्चा जाएगी, सियासी लोगों से, सरकार से, प्रशासन से, और शेयर करिएगा चर्चा को। मेरे साथ जुड़ने के लिए फिर एक बार बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय उत्तराखंड। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री गायब रहते हैं, सड़कें, जंगलों में आग लगी होती है तो वन मंत्री गायब, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग में जब जरूरत पड़ती है तो धन सिंह रावत का पता नहीं। चारधाम यात्रा शुरू होती है, धर्मस्व मंत्री गायब है। आपको हर मोर्चे पर कौन दिखाई देंगे? सीएम